नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में शुक्रवार को एक बड़ी रैली हुई, बड़ी तेजी आई मार्केट में। और 5 स्टॉक्स, 4 बैंक और एक रिलायंस। रिलायंस के रिजल्ट मार्केट के बाद आने वाले थे और शनिवार को बैंक के पांचों स्टॉक्स ने मिलकर इंडेक्स को खींच दिया एकदम। मिड, स्मॉल, माइक्रो सब में गिरावट। इन 5 के दम पर इंडेक्स में जोरदार तेजी हुई, बाद में फिर सपोर्टिव तेजी आई। ऐसा मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में देखा है कि जिनके रिजल्ट आने वो सारे स्टॉक इंडेक्स को खींच के ऊपर ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप चलता तो लगता है कि शायद एफआईए की बाइंग हुई हो। एफआईए नेट सेलर था और डीआई सिर्फ 1,000 करोड़ की बाइंग की, तो उधर से भी कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब इसका ये हुआ, ये स्पेकुलेटिव ट्रेड, फ्यूचर्स के ट्रेड वहां पे बनते हुए दिखे। रिलायंस ने अपना रिजल्ट पेश किया। रिलायंस का रिजल्ट ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या बैंकों में इतना प्रेम्प्ट हो सकता है क्या कि आप पूरा एकदम चूल में चूल बैठा दें कि सारे स्टॉक बढ़िया रिजल्ट देंगे इसलिए हमने आज तेजी कर ली है, जबकि ग्लोबल क्यूज भी खराब थे। इसके बीच में चार्ट क्या रीडिंग दे रहे हैं, इसको समझने के लिए सरवेन जी के पास चलते हैं। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शुक्रवार का बाजार आपने देखा ही होगा, बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग मार्केट था सुबह से कि लार्ज कैप में 5-6 स्टॉक मिलकर मार्केट चला रहे थे, बाकी सब ठंडे थे। तो क्या कह रहा है चार्ट आपका? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बर्ड्स आई व्यू देख रहा है इस हफ्ते, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि बाहर हूँ। और उसमें मैं कहता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि देखिए 12-13 हफ्ते से हम भी बोर हो गए थे। देखिए, जब हम पहली बार 24,000 गए थे, वहां से ये तकरीबन 14वां हफ्ता है, और जो 24,600 का हमने हाई रखा पीस डील वाला, वहां से 13वां हफ्ता है। तो कुछ हो तो नहीं रहा है। और दो चीजें बहुत क्लियर इसमें से मुझे, जब आप बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो मुझे करियर के स्टार्ट की जब हमने अपने गुरुओं से सीखी थी, और आज जो हम सिखाते हैं, उसमें ये थॉट थी कि वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज अ साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हुआ क्या है लास्ट 12-13 हफ्तों में, कि आप एक रेंज में ऊपर नीचे काफी वॉलेटिलिटी है। मैंने एक दिन में जोड़ रहा था बैठ के आर्ली का, जब निकलने के पहले, तो मैं देखा कि इन 12-13 हफ्तों में अगर आप एक्चुअली जोड़ें तो निफ्टी 2,500-3,000 पॉइंट से ज्यादा चल चुका है ऊपर नीचे करके। बट नेट मूवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। और आप देखिए, स्ट्रॉन्ग हैंड्स अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस हफ्ते में भी आप देखिए तो आई थिंक जो पिछले हफ्ते में एफआईएस थोड़े शांत थे, इस हफ्ते वापस $1 बिलियन करीब, ठीक है, थोड़ा कम और पहले के मुकाबले, बट फिर भी कुछ बेच के गए और काफी ठीक ठाक बेच के गए। एक $1 बिलियन की सेलिंग कम नहीं होती है। तो थॉट यही है कि वॉलेटिलिटी इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात यह है कि जब इवेंट के आसपास, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो जैसे कि आपने बोला कि चार पांच बड़े रिजल्ट आने वाले हैं, उनमें से एक एक हैवीवेट आज बहुत अच्छा चला है, और एज अ स्पेस बैंकिंग में 3-4 नाम बहुत अच्छे चले हैं। तो आप अगर 4-5 नामों के दम पे खाली बाजार को टिका के रखेंगे और ब्रेथ नेगेटिव है, तो वॉलेटिलिटी इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द सेकंड पार्ट इज कि ब्रेथ इज मिसिंग। तो मैं क्या समझूं इसको? 12-13 हफ्ते हो गए, ब्रेथ भी मिसिंग है। पेशेंस किसका टेस्ट हो रहा है? बुल का, क्योंकि बुल 3 महीने से कैरी चुका रहा है, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। चौथे महीने की भी कैरी अभी 2 महीने में चुकाने को आ जाएगी, 2 हफ्ते में। तो आई थिंक पेशेंस यहाँ बुल्स का टेस्ट होगा। और विद इन अ बर्ड्स आई व्यू मुझे लगता है कि कुछ खास हुआ नहीं है। और जब बर्ड्स आई व्यू आप लेते हैं और आप ब्रेक लेते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो पहले वाला आपका स्टांस था, उसको चेंज करने का कोई कारण नहीं बना है। तो जब तक कोई कारण बनता है, वी डोंट क्रॉस द ब्रिज, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंटली आप अपने व्यू को होल्ड करें। और लोग बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो जाती है कि ऐसा वैसा वैसा। लेकिन 12-13 हफ्ते से लोग बहुत इमोशनली एक्साइटेड हैं ऊपर नीचे में। हम तो बिल्कुल न्यूट्रली यही पकड़ के बैठे हैं कि नानी का घर 24,300, 24,500, उसको निकाल के दिखाओ विद वॉल्यूम, एंड विद अ गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो हम समझें। फिर हम भी चेंज होने के लिए बैठे थे, 2-3 ग्रीन फ्लैग निकाल के बैठे थे, 2 हैवीवेट सेक्टर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि हमने सोचा था कि चलो अगर ये चलता है तो शायद मार्केट की हैवी लिफ्टिंग हो जाए, मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाए। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो थॉट यही है कि डाक के 3 पात, बाजार कुछ नहीं कर रहा है, स्टेटस को मेंटेन्ड है, और हम भी तकरीबन वही लेके चल रहे हैं। आज कलर थोड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक अब खराब लग रहा है। मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट जब डिस्काउंट हो जाएगा, 100-200 पॉइंट जो होना है मंडे ट्यूसडे में हो गया, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मेरे सेटअप्स में तो मुझे ऐसे दिखने लगा है कि एक्शन का पॉइंट आ चुका है। और वापस जो गए हफ्ते 60-40 थे बेयर्स के साथ, अभी हम 65-35, फिर हल्का सा रुझान वापस लाल होता हुआ, और 65-35 वापस बुल्स के साथ, सॉरी, बेयर्स के साथ जाते हुए पहले भी थे और अभी भी उसी उसी खेमे में बने हुए। जी। ओके, तो मतलब बेसिकली जो है कि
अभी भी मार्केट अटका हुआ है और केवल 4-5 स्टॉक के दम पे तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है नहीं मार्केट में, और वो जी, गड़बड़ कर रहा है। निफ्टी जी, 500 में भी अगर आप वीकली कैंडल आप देखिए, आखिरी वाली आपने रेड बनाई है, यहाँ पे जी। कुछ बहुत दमदार प्रदर्शन दिखा नहीं। देखिए, बहुत बारीकी वाली बात है। वैसे तो अगर आप देखेंगे ओपनिंग टू क्लोजिंग अगर कैंडल देखेंगे तो वैसे होता है, लेकिन क्लोज़ टू जो हम एक्चुअली जब आप पढ़ाई करेंगे सब्जेक्ट की और जब हम कहते हैं कि हम हमेशा यही लोगों को बच्चों को यही समझाते हैं और पढ़ाते हैं कि भाई क्लोज़ पे महत्व है बहुत बड़ा, कि आप फाइनली क्लोज़ कहाँ हुए। तो वो क्लोज़ आपका मार्जिनली रेड है। इस वीक का क्लोज़ निफ्टी 500 का रेड है, इवन दो ओपन से मंडे के ओपन से थोड़ा हायर बंद हुआ है, बट पिछले फ्राइडे के क्लोज़ के नीचे है। तो मुझे कोई बहुत बढ़िया ये सेटअप नहीं लग रहा है यहाँ पे भी, और जैसे मैंने बोला ब्रेथ इज़ मिसिंग। निफ्टी 500 तो पिछले क्लोज़ के ऊपर भी जाके बंद नहीं कर पाया है। तो वहाँ पे एक ऑलरेडी वहाँ पे एक विरोधाभास, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एवरेजेस आर नॉट कन्फर्मिंग, कुछ ना कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, कुछ ना कुछ अलग-सा बनता जा रहा है। तो उस एंगल से मुझे लगा ब्रेथ वाज़ मिसिंग। कहीं आप नहीं गए हैं और उन्हीं एरियाज़ के आस-पास यहाँ पे भी आप बने हैं, और ये वीक तो हल्का-सा मार्जिनली नेगेटिव क्लोज़ हुआ है। तो ऐसे में आपको जैसे मैंने बोला ना, अब क्योंकि 13-14 हफ्ते से वही बोल रहे हैं कि भाई अगला हफ्ता कुछ तो हो जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हम तो 65-35 नीचे वाले कैंप के साथ हैं। बट मुझे लगता है कि अगला हफ्ता फिर आपको देना पड़ेगा, और अब तो आई थिंक आप डिसीजन मेकिंग के पास में ही हैं। ये 4-5 हेवीवेट जो आ रहे हैं रिजल्ट, ओवर द हम्म। वीकेंड इनको डिस्कस भी कर लेंगे, पचा भी लेंगे, और ये आपका टोन, टेन्योर, डायरेक्शन यहाँ से सेट कर देंगे। और मुझे और बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला मैं बंदा हूँ। इवेंट के आसपास बहुत ज़्यादा बड़ा स्टांस नहीं लेता हूँ, लेकिन मंडे, ट्यूसडे तक क्लैरिटी आ जाएगी। मंडे क्लोजिंग या ट्यूसडे ओपनिंग में एकदम क्लियर हो जाएँगे, और आई थिंक और क्लैरिटी से ब बोल पाएँगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक सेकंड हाफ खराब है। ऐसा मुझे अभी ब्रॉडली मोटा-मोटी जितना देखा है, उससे समझ में आ रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी बैड। उसमें काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव झटका भी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। जी, ओके, मतलब बुधवार ऑनवर्ड्स थोड़ी दबाव में रह सकता है। जी, मिड एंड जी, स्मॉल कैप 400 का जो जी, इंडेक्स है वो 21,164 पर है, और ये भी एक जो लॉन्ग रेंज के वर्ज पे बिल्कुल पहुंच गया है। तो इसमें आपने जी। लाल झंडा लगाया है, लाल झंडे का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर 4 हफ्ते के पहले का पॉडकास्ट देखेंगे, 3-4 हफ्ते पहले का, तो ये ह झंडा ग्रीन था। मतलब मेरे लिए एज़ अ बेयर, मेरे लिए वो रेड फ्लैग था, तो मेरे फ्लैग का कलर ग्रीन था कि क्या ये ब्रेकआउट कर रहा है ऑल टाइम हाई का। जब ये पहली हम्म। बार निकला ऑल टाइम हाई के बाहर, तो हमने कहा कि भई क्या ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा? क्योंकि क्लोज़ काफ़ी अच्छा आया था उस समय। उस समय लगा था कि हाईएस्ट वीकली क्लोज़ आ रहा है, और कहीं इसमें ट्रैक्शन आ जाएगा मिड कैप, स्मॉल कैप में, जिस तरह की गरमा-गर्मी चल रही थी। बट वो फिज़ल आउट हो गई, फुस्की बम जिसको बोलते हैं ना, कि वो ब्रेकआउट 3 हफ्तों में फिसल लग रहा है मुझे, फिज़ल आउट होता हुआ लग रहा है। हम्म। ट्रैक्शन, वॉल्यूम और जिसको बोलते हैं ना कमिटमेंट नहीं आया। बुल्स में वो फिर अगर इतना अच्छा था और ब्रेकआउट, तो बुल्स का कमिटमेंट दिखना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है हाफ हार्टेड ब्रेकआउट था। उसमें भी अभी 2-3 हफ्ते निकल गए, कुछ नहीं हो रहा, और ये वीक की कैंडल मुझे थोड़ी-सी बेयरिश अंडरटोन ली हुई लग रही है, जिसको हम एक लॉन्ग रेंज बार आउटसाइड बार बोलते हैं। उसका एक एक बेयरिश अंडरटोन लेके ये कैंडल बनी है। तो मेरा थॉट यही है कि ये कैंडल वैसे तो अगर आप चाहें तो एक बार कहें चलो मैं इग्नोर करता हूँ, छोटी है या मज़ा नहीं है। लेकिन जब आप इसको उस कनोटेशन में देखते हैं, कि आप देखते हैं कि दो 2024 वाले लेवल्स के आसपास ही अटकने लगा है, 21,200 21,000 वाले लेवल्स पे साइकोलॉजिकल, तो आप ये हम्म। समझेंगे कि नहीं भाई, मामला गड़बड़ है, और यहाँ पे अ बेयर टेरिटरी में सेलिंग आ रही है। तो बेयर्स के कंट्रोल का लाइन है 21,200। मुझे लगता है बेयर्स का अभी भी यहाँ पे दबदबा बाकी है, और यहाँ पे तो चलिए बेयर्स वैसे वाले हैं भी नहीं। यहाँ गोरा तो है ही नहीं, यहाँ एफआईआईज़ तो है नहीं इस स्पेस में। मुझे लगता है कि स्मार्ट एचएनआईज़, प्रमोटर्स टाइप का जो इनसाइडर टाइप का ग्रुप रहता है, वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ले रहा है एग्रेसिवली 3-4 हफ्ते से, क्योंकि एकदम से थम गया है ये चलते-चलते। जी, ट्रू। अब अगला चार्ट है आईटी का। यार ये वाला चार्ट ना सरवेन जी, इसमें तो आप ना मतलब हिट हो गए हो। बड़े बड़े दिग्गजों को आपने फेल कर दिया। कितने लोग कह रहे थे कि आईटी नहीं है, ये वो है, लेकिन आईटी जी। ने मतलब 28,000 आपने बोला तो 29,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप बोलो, आप सॉलिड मतलब मार्केट कुछ भी हो जाए, आईटी ने दम दिखाया। अब बताइए क्या, अब क्या ये 31,600 की जर्नी पहुंच गया है? देखिए, पेशेंस पेज़, जैसे कि निफ्टी में भी मैंने बोला कि पेशेंस पेज़, अगर आप एक व्यू बना के बैठे रहेंगे, तो पेशेंस पेज़। तो हम्म। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वही था। देखिए, लोग ट्रोलिंग करते रहते हैं कि आप बुल हैं, कि आप बेयर हैं, क्या है? हम ही तो यहाँ 6 महीने से बुल बैठे भी हैं, ती लास्ट 3
6 महीने नहीं, लास्ट 3 महीने से यहाँ हम कह रहे हैं कि दिस विल बी अ स्पेस दैट कैन आउट परफॉर्म। यहाँ पे आपको पिक करना चाहिए लॉन्ग साइड। अगर आपको कुछ लॉन्ग साइड ढूंढना है तो दिस इज द स्पेस टू पिक। और वही चीज उसी सेम टाइम में निफ्टी के लिए भी यही सेटअप बना के बैठे हैं कि भाई यहाँ पे एक करेक्शन बाकी है। तो यस, जब हमने पहली बार भी इसको, जब वो 2 हफ्ते पहले लिया था वीकली वाले सेटअप पे, तो भी हमने यही बोला था कि यहाँ पे हमें 30-31 हज़ार के तो टारगेट्स लग ही रहे हैं। और यस, 28-500 से एक ट्रैक्शनल ब्रेकआउट आ जाएगा। तो थॉट यही है कि 30 से 31 हज़ार के टारगेट्स मुझे लगता है अभी भी थोड़े पेंडिंग है। बट यस, जिन्होंने लिया हुआ है नीचे के भाव से, थोड़ा आप अपना कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आप खुद अपने विवेक से करेंगे। हम तो यहाँ आपको खाली डायरेक्शन और एक ब्रॉड थीम देने के लिए आ जाते हैं, बट अपने विवेक के हिसाब से जरूर रिस्क मैनेजमेंट खुद करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाएं, और मुनाफे वाले सौदे में लॉस नहीं करें। सबसे बड़ा क्राइम है, हमारे बॉस बोला करते थे जब सीख रहे थे कि देखो, जिस सौदे में पैसा कमा लिया है ना, उसमें दोबारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऑन अ विनिंग ट्रेड इफ यू लूज मनी, इट्स अ क्राइम। आपका ट्रेड आपने लिया और नहीं चला आपके फेवर में, और 4 दिन के बाद उसका स्टॉप लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, विनिंग ट्रेड में, और हमें भी यही सिखाया गया, मैं भी यही सिखाता हूँ कि विनिंग ट्रेड में लॉस करना सबसे बड़ा गुना है। सो योर विनिंग ट्रेड यू शुड नॉट लूज। सो प्लीज यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। नहीं तो जी। आप क्या करोगे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे अभी, आप ये कह रहे हो? नहीं, ट्रैक्शन तो ऊपर का ही है। आप इस ट्रेड को राइड करेंगे, एक सेफ डिस्टेंस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पीछे-पीछे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो मे बी समझ लो, मेरे हिसाब से इस समय 27,800 या 28,000 के आसपास अगर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हिट नहीं होगा। 29,200 का तो लेवल आपका आ ही गया है। तो मुझे लगता है हम्म, कि इट शुड वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, और बाजार चलेगा। आप देखिए, आप याद करिए, जब हम सीएनबीसी वाले टाइम से 72-73 पे रुपया पकड़ा था, आज तक रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। कितना साल हो हम्म, गया? 2.5-3 साल हो गया। रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज तक नहीं हुआ है। 72 वाला रुपया 96 आ गया भाई साहब। अभी वो भी चर्चा अभी करेंगे, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जीता जाता उदाहरण है ये। मैं स्टूडेंट्स को भी यही देता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखिए कि 72 से आज 96 आ गया। एक बार भी व्यू चेंज नहीं किया, एक बार भी। और ऊपर-ऊपर करते-करते, टारगेट्स को रिव्यू करते-करते हम कहाँ आ गए। तो 2 साल का पिज़्ज़ा पकड़ा, 4 साल की साइकिल पकड़ी, उसको 2 साल में बनाया, उसको 6-6 महीने में काट-काट के खाने की कोशिश की। तो ऐसा लग रहा है कि चलो, काम चल रहा है, तो चारों पीस अब हमारे हैं। 2 साल के हम्म, चारों पीस हम खाएँगे। 72-73 वाला अभी 96 हो गया है। तो उसी एंगल से निफ्टी आईटी में भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। शायद ऐसा ना हो, 31-32 क्या, 33-34 वाले लेवल भी आए। सो लेट्स सी, वी विल क्रॉस द ब्रिज अबव 31,000, 31,600 पे मेरी वहाँ लाइन है। उसके बियॉन्ड मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। तो मेरे दायरे में 26 हम्म। से 31,500 के दायरे में आप 29,200 तो आ गए। तो बेस्ट ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड यू हैव ऑलरेडी ईटन, वो आपको ऑलरेडी पेट में जा चुका है। अब उसको कोशिश करिए कि खा लिया है तो उल्टी नहीं हो जाए। इसलिए हाजमोला की गोली खाते रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहे। जी, मुझे तो जी। लगता है डिंग डंग करते हुए ये 31,000 तक पहुंच ही जाए। मुझे मुझे यस। तो चार्ट जितना समझ में आता है, मुझे तो 31 तो इस जी, बार निपटा देगा। अरे अभी भी देखो, इतना चलने के बाद भी जो बड़े दिग्गज हैं जिनके दम पे आईटी इंडेक्स चलता है, वो कुछ नहीं चले हैं। जी। वो अगर महीने भर ऐसे रुख करें तो 31 तक वैसे हो जाएगा। तो ये कॉल बहुत सर अच्छी है। अगर देखिए इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, कि सुनील जी भी आते हैं हमारे यहाँ, सरवेंज भी आते हैं, अनुराग भी बुल थे। मतलब अनुराग सिंह ने भी कहा था आईटी में बाय करूंगा। तो बहुत सारे लोगों हुँ, ने कहा अनुराग जी आईटी बाय करने के लिए बोल रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे ये मैं मेक करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपकी स्टडी के हिसाब से आपकी कॉल में कन्विक्शन होना चाहिए, जो कि मैं सर्वे में जी, बहुत बार देखता हूँ। एक बार एक राय उनकी बन गई तो वो थॉट थ्रू राय होती है, उसमें बार बार चेंज नहीं होता है, क्योंकि राय वो बदलता है जो बार बार चीजों को समझ नहीं रहा है। एक अब कितने 3 4 5 हफ्ते हो गए कि आईटी में बाय करना है, जबकि आईटी आपके बोलने के बाद 2 3 बार ऐसा गोता खाया है कि आदमी हिल जाए। जी, जी। लेकिन आप नहीं हिले देखिए तो कहा देखिए, हिंदी की कहावत वही याद आती है कि देखिए, बिन पेंदी के लोटे का भी कुछ नहीं होता। तो आप बिन पेंदी के लोटे की तरह रोज-रोज अगर ढलकेंगे, तो आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट इतनी जाएगी ट्रेडिंग करते वक़्त कि आप ये 12-13 हफ्तों में अगर आप लॉन्ग शॉट कर रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, आप कैसे पैसे इसमें बनाते। या तो चलिए आप लॉन्ग ही बैठे रहते, कैरी चुका के कि नहीं, हम्म, मैं तो बैठा हूँ, ब्रेकआउट है। चलिए वो भी मैं मान लिया कि वो भी गलत नहीं है। हम्म, या फिर आप एक तरफ सेल में बैठे रहते या आप न्यूट्रल बैठे रहते। ये बीच-बीच में बार-बार ट्रेडिंग करके जहाँ पे बाज़ार इस तरह के रेंज में हो ना, तो पैसे नहीं बनते हैं। ये हकीकत है। और हम्म, खाली ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज और एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी, ये सब दे-दे के आप
अपना ऑलरेडी नुकसान कर लेते हैं। कई बार अब मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं या ऐसे भी कई बार लोग मुझसे राय लेने आते हैं जिनका मैं देखता हूँ कि एक्चुअली तो शायद उन्होंने पैसे कमाए थे, लेकिन ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट उनका सारा प्रॉफ़िट ले गई। सो दैट इज़ बैड ट्रेड प्लानिंग। ये सबसे पहले हम्म, पढ़ते वक़्त यही समझना चाहिए कि भई मैं यही समझाता हूँ कि योर ट्रेड प्लानिंग शुड बी गुड। यू शुड नो व्हाट इज़ द रिस्क रिवार्ड। आप करते वक़्त ट्रेड समझ तो करें कि क्या कर रहे हैं आप। सो हिंदी की ये कहावत हो गई और इंग्लिश की कहावत है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो अगर आप दिन भर लुढ़कते रहेंगे तो आपके ऊपर माल मटेरियल जमेगा नहीं, मतलब आपके पास वजन नहीं आएगा लाइफ में। सो ये अब जिसको जो हम्म, समझ में आता है, हिंदी वाले को बिन पेनी का लोटा एंड इंग्लिश वाले के लिए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अगर आप इस एटीट्यूड से लाइफ में जिएंगे ना तो आप कुछ करेंगे मीनिंगफुल नहीं होगा। सो यू हैव टू हैव पेशेंस। दोनों कहावतों का मतलब यही है, correct, यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव सब्सटेंस। तभी आपके ऊपर जो है वजन आपकी बातों जी, में या चीजों में आएगा। आपको कन्विक्शन से बने रहना है। गलत सही जा मैं कहता हूँ हर आदमी गलत सही जाता है। हम भी 10 में से 2 बार गलत जाएंगे और जाते ही हैं। बट जब आप व्यू लेके बैठे हैं, उस समय आपका कन्विक्शन तो रहना चाहिए। जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, रोज-रोज मैं क्यों चिंता करूँ? मेरा स्टॉप लॉस जिस दिन होगा, उस एक दिन मैं चिंता करूँगा। सोचिए ये बोलते-बोलते 3 महीने निकल गए, इतनी ट्रोलिंग हो चुकी है मेरी, 3 महीने निकल गए लेकिन स्टॉप लॉस हुआ क्या? आंसर इज़ नो, खत्म। तो हम्म, इसमें डिबेट का, डिस्कशन का गुंजाइश ही खत्म है। आप स्टॉप लॉस करिए, मैं चेंज होने को रेडी हूँ, ठीक है? हम्म। कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन आपका स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ और आप रोज-रोज अपना व्यू चेंज कर रहे हैं। तो फिर क्या है? फिर तो आप बस एसटीटी के शिकार, ब्रोकरेज के शिकार और स्टैम्प ड्यूटी के शिकार बने रहेंगे आप। अरे एसपीटी के और ये सब के शिकार नहीं, देश की सेवा में पैसा लगता है भाई, क्या बात कर रहा ठीक है, चलिए, चलिए। नहीं, ट्रेडर के लिए है। कॉस्ट उसका शिकार, ट्रेडर के लिए उसकी कॉस्ट जो है देखिए आप, ये बिज़नेस है। आप अपना कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 10 पैसा जोड़ के ही तो माल बेचते हैं। आप अपनी कॉस्ट प्राइस के नीचे बार-बार ट्रेड करते रहेंगे तो ये तो मूर्खता का काम है। मतलब बिज़नेस में आप देश की सेवा में कहाँ लग गए? आप कुछ प्रोडक्टिव करके देश की सेवा करिए ना, आप अपना नुकसान करके देश की सेवा क्या करेंगे? अरे या भाई, तो फिर आप हर खानदान आदमी के देश में, भारत में हर आदमी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता यार। कुछ सामान्य आदमी होंगे तो वो ठीक है, ठीक एसटीडी के थ्रू ठीक देश है। सेवा कर रहे हैं। मतलब जी। लाइटर नोट में कह रहा हूँ, शराबी भी देश की सेवा कर रहा है, कितना गजब एक्साइज भरता है वो। वो तो तो कर रहा देखिए है वो भी देश की। वो अल्टीमेट सेवा है। वो नहीं अल्टीमेट देखो, सेवा है, उसमें रिसेशन नहीं शराब है, उसमें रिसेशन नहीं शराब है। नहीं पीनी जी, चाहिए। मैं पहले से इसको, शराब पीना बहुत खराब बात होती है, मैंने लाइटर नोट में मैं बोला। सर मैं मेरा तो टैग ही लगा है, से नो टू ड्रग्स, से नो टू इंट्राडे, एनी काइंड ऑफ यस। इंटॉक्सिकेशन व्हिच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखिए, ट्रेडिंग भी कुछ समय के बाद नशा ही हो जाती है। वो भी लोग नहीं समझते हैं, ये भी एक नशे का ही रूप ले लेती है। ओवर अरे ट्रेडिंग, इसमें इसमें भी इंट्राडे हमारा ट्रेडिंग। दूसरा व्यू है। इसमें भी हमारा जी, दूसरा व्यू है। जी। अगर उस नशे में आप जीत रहे हैं तो नशा अच्छा है। हाँ, तो अच्छा है, ठीक है। अगर आप जुआ खेल रहे हो, जुआ खेलना बुरी बात है, लेकिन जुए में अगर मैं जीत रहा हूँ बार बार, तो जुआ अच्छा है मेरे लिए, फिर क्यों बुरा है? उसके लिए सबको 21 मूवी देखनी चाहिए कि जुए में कैसे जीता जाता है। वो पूरा मैथ्स का, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप बाजार की मैथ्स हम्म, को समझते हैं, मैं सबको यही हम्म, समझाता पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को कि बाजार की मैथ्स हम्म, को समझिए। अगर आप मैथ्स के साथ झगड़ा करेंगे, आप जीत नहीं हम्म, सकते। मैथमेटिकल गेम में इफ द मैथ्स इज नॉट ऑन योर साइड, आपके साइड में प्रोबेबिलिटी नहीं है विनिंग, जी, आपके साइड में स्ट्राइक रेट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो बराबर नहीं है, जिसको 1:2 नहीं है, वही आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं है। जब ये सारी मैथ्स आपकी बिगड़ी रहेगी ना, तो सवाल ही नहीं है कि आपको साल के एंड में फिर मीनिंगफुल कुछ पैसा आए। बिकॉज़ यू आर प्लेइंग अ रॉन्ग गेम। मार्केट इज़ अ गेम ऑफ मैथ्स, जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड इफ यू प्ले इट, देखिए वो बड़े-बड़े बाहर के फंड हैं, उनकी मैथ्स कितनी सिंपल है, 4 आना कमाना है, 2 करोड़ ट्रेड रोज़ करने हैं, जो भी च 10-20 करोड़ ट्रांज़ैक्शन रोज़ करने हैं, उसमें से 5-5 पैसा, 10-10 पैसा कमाना है। बट देयर मैथ्स इज़ क्लियर कि भाई मैं 1 करोड़ ट्रेड में अगर 10 पैसा कमाता हूँ, तो मेरे 10 लाख रुपए बन जाते हैं। दैट्स इट, करेक्ट, 10 पैसा मुनाफा, नॉट एसटीटी ट्रांज़ैक्शन सब काट के अगर उसको 10 पैसे भी बन रहे हैं और वो 1 करोड़ ट्रेड कर रहा है, उसके 10 लाख बन गए। सो ठीक है। सो दैट्स आल्सो दैट मैथ्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंड ऑफ द डे एम आई टेकिंग मनी और नॉट, मैं पैसा घर ले जा रहा हूँ कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है, समझते ही नहीं लोग। मैं समझा-समझा के थक जाता हूँ बच्चों को भी, जी, लेकिन मैथ से लड़ाई करनी है। अब मैथ से अगर आप लड़ाई करते रहेंगे बाज़ार की, तो आप जीत जी, नहीं पाएँगे। बाज़ार की मैथ से नहीं जीत सकते आप, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में। जी, ओके। चलो, मेटल पे बातचीत करते हैं। अच्छा, अभी आईटी जी, वित्त की बात हुई तो डिस्क्लेमर भी याद रखने का, बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने मर्जी से आप अपने एडवाइजर्स पूछ के राय लीजिएगा। मेटल जी। में क्या लग रहा है? भारत 436 पे खड़ा है, थोड़ा सा देखिए डगमगा रहा है मेटल, क्या? जी, बिल्कुल डगमगा गया है, इसका मंथली कैंडल ही डगमगा गया था और अब वीकली हम्म, में भी देखिए एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो बनता हुआ लगा वहाँ पे और
जो 2 इम्पोर्टेंट हाईज़ तकरीबन 13,900 के आस-पास लग गए। जब इसने 12,500 निकाला था, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा था मुझे और ठीक है, तब 14,000 14,500 के टारगेट थे तो 14,000 तक तो आया। बट सडनली एक वैक्यूम जैसा आया है और ये एकदम से यू टर्न मार लिया है इस पूरे सेटअप ने और मंथली कैंडल काफ़ी पिछले महीने का बेरिश बन गया था। बट क्योंकि मैं निकल रहा था तो उस समय मंथली कैंडल इसका उतना डिस्कस नहीं कर पाए। थोड़ा मैं बाकी कामों में उलझा हुआ था बट ये इसका मंथली कैंडल काफ़ी बेरिश बन गया था और वीकली में भी फॉलो थ्रू आया नहीं और अब तो उसने 12,500 का लेवल मार्जिनली तोड़ा है। तो जैसे मैंने बोला ना अगला हफ्ता इम्पोर्टेंट हो गया कि क्या अब अगले हफ्ते 12,500 के लेवल को तोड़ के बंद करता है। फिर मुझे लगता है कि इसमें मेरा तो सेल सिग्नल आ जाएगा। फिर मेरे वापस ये सेल साइड के सेक्टर में चला जाएगा। और इमीडिएटली तो 10,800 तक के घर खुलेंगे बट मुझे लग रहा है कि अ, हम्म, 10,000 का साइकोलॉजिकल मार इसका इसका रीटेस्ट हो जाएगा अगर अगले हफ्ते इसमें रेड बार आ गई अ, हम्म, 12,500 के नीचे एक और बार बन गई इसकी, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा ऊपर-नीचे करके जैसे आईटी धीमे-धीमे बढ़ रहा है, ये एक स्पेस ऐसी है जो धीमे-धीमे ऊपर-नीचे करते-करते ये कहीं मुझे लगता है कि 10,000 या 10,800 की तरफ फिसल जाएगा, तो यहाँ फिर बेचने के मौके मिलेंगे। इस स्पेस में बेचने के मौके मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है और ये मेरा वो सेक्टर था, जिससे मैं डर रहा था कि भाई अगर हेवी लिफ्टिंग करनी है, मेटल्स को हेवी लिफ्टिंग करनी है, थोड़ी आईटी चल जाएगा, मेटल्स थोड़ा चल जाएगा, बाकी सब में थोड़ा-थोड़ा बाउंस बैक आ जाएगा, तो बाज़ार थोड़ा चल जाएगा। बट मुझे लगता है कि वो कहानी यहाँ पे पलट गई है, मेरा मेटल्स के लिए वो व्यू नहीं है। ये सेक्टर मुझे लगता है कि 13,900 14,000 के वो जो एरिया थी 13,900 वाली, वहाँ ये टॉप हम्म। आउट हो चुका है, फिलहाल। शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो हो ही चुका है, लॉन्ग टर्म में मैंने अभी कॉल नहीं लिया है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म इसका टॉप बन चुका है। जी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रुपया। जी, इसमें सरन जी अगेन इसने देखिए सरकार ने 2-3 बड़े प्रयास किए, आरबीआई ने एफसीएनआर लाए, विदेशियों के लिए बॉन्ड टैक्स माफ किया, बॉन्ड आसान किया एनआरआईज के लिए। वो सारे प्रयास से जी, रुपया एक बार आया तो 195 के नीचे, लेकिन अभी वो 96.5 पे फिर पहुंच गया है। जी, और वो इस जंक्चर पे पहुंच रहा है कि जो लेटेस्ट ट्रेड डेटा है हमारा, उसमें हमारा जो डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ गया है। हम हुँ, लोगों ने बहुत महंगे तेल में बहुत बड़ा इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट जी, काफी कम किया है। जी, तो क्या ये देखिए, जैसे मैं मानता हूँ कि अपने तर्कश के तीर आप खत्म कर देते तो आगे कुछ बचता नहीं है ना, अभी क्या चलाओगे आप? जी, तो क्या ऐसा लग रहा है कि करेंसी एक बार फिर से कितना मतलब 96-50 उसने आज ही टच किया है शुक्रवार को, जी, तो अठन्नी चल गया तो 97 पार हो गई, समझ लो आप। तो क्या एक जी। बार फिर से ऊपर की तरफ रुझान बन रहा है इसका? देखिए, हम तो जैसे मैंने बोला ना कि इसका अभी तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ढाई 3 साल से हम 72 से इसको लेके चल रहे हैं। हमने कहा था 92, 80, 93 वो लेवल्स अगर किसी कारण से वीकली में उसके नीचे बंद आता है तो हम पलटने को तैयार थे कि चलो हमारा वो एक पूरा कॉल मैच्योर हो गया और शायद 100 नहीं जाए। तो दिल तो हमेशा यही कहता है कि 100 नहीं जाए, बट दिमाग तो कहता है कि 100 जाएगा, 100 के पार भी जाएगा। और हम्म, एक बैड न्यूज़ भी दे दूँ कि मतलब इस चार्ट को अगर आप एक अलग नज़रिए से देखते हैं, अगर आप इसको एक वीकली जैसे हम कहते हैं ना हमारे लिए वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द हम्म, हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग एवर। ये जो आपकी क्लोज़ आई है, इसके पहले जब आप हम्म, 97 आए थे, तो उस बार भी आप उस समय आप 96 के ऊपर बहुत ज़्यादा बंद नहीं किए थे। आई थिंक लेट मी गिव यू द हाईएस्ट क्लोज़ हाईएस्ट क्लोज़ इसका था अभी तक 95, 95 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस रुपया अभी तक 95, 95 के ऊपर कभी भी इतिहास में मतलब रुपए के पूरे इतिहास में कभी वो भाव नहीं था। नहीं, आज आप वो ये भाव कह रहे हो कि ये क्लोजिंग वीकली बेसिस, मतलब वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट एवर है ये? ऑल टाइम हाई वीकली नेगेटिव क्लोज मतलब हम्म, वीकेस्ट दिस इज द वीकेस्ट वीकली नेगेटिव क्लोज इसीलिए मैं ये चार्ट को आज लेके आया कि भाई देखिए गैस हफ्ते में 2 चार्ट लेके आए थे जल्दी-जल्दी में भी लाए थे लेकिन लाए थे कि 2 एनिमल जो जाग रहे हैं, धीमे-धीमे जागेंगे सबको क्या होता है कि बस तुरंत के तुरंत सब कुछ चाहिए। क्रूड को आप लॉन्ग टर्म नेगेटिव कोरिलेशन है और आप जाके इसको जब कंपेयर करेंगे तो 2008 से कंपेयर करिए। जनवरी 2008 में क्रूड मेरे ख्याल से 90-95 ब्रेकआउट नहीं कर पाता था 100 का। लेकिन जैसे ही जनवरी से लेके अगस्त तक क्रूड भागा है, आप उस समय निफ्टी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो फैग एंड ऑफ अ रैली अगर क्रूड अ, चलना शुरू कर देगा ना, तो उसके बाद इक्विटी नहीं चल पाएगा। लास्ट लेग ऑफ अ जिसको हम इंग्लिश में फिफ्थ वेव बोलते हैं। फिफ्थ वेव में जब क्रूड में स्ट्रेंथ होती है, किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था ट्विटर पे तो मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ। वो खुद जाके चेक कर सकते हैं। दो जब फिफ्थ वेव में जब फिफ्थ खत्म हो जाता है, उस समय क्रूड जब अपना लास्ट लेग कंप्लीट करता है, उस समय इक्विटी की सबसे बड़ी पिटाई होती है। तो 6200 वाला निफ्टी 6000 वाला निफ्टी नीचे में आपको देखिए
आई थिंक जुलाई तक क्रूड चला था 2008 में, तो आई थिंक निफ्टी हो गया था करीब 3,3500। तो 6,000 वाला निफ्टी 3,000 तो हो गया था उस लेग में 7-8 महीने में। वैसे ही अगर एक रैली क्रूड की बन गई, जो मैं उसी कैंप में हूँ, क्रूड में एक रैली शानदार बनेगी यहाँ से, सारा कुछ नेगेटिव मेरे हिसाब से प्राइस इन है, सारा रोना धोना सब प्राइस इन है। और अगर क्रूड ने वो कर दिया जो मुझे लग रहा है, तो इट कुड बी अ रिपीट ऑफ दो 7-8 मंथ्स की, जहां क्रूड में एक शार्प रैली रहे और बाकी सारे एसेट क्लास में एक सेल ऑफ आए, स्पेशली इक्विटीज और बॉन्ड, कमोडिटी, इक्विटी। जब एमबीए किया था तो यही पढ़ा था, लेकिन अभी क्या लोगों की आदत हो गई है कि 2000 जब से क्यूई चल रहा है, सब कुछ साथ में ही चल रहा है मोटा मोटी। बट मुझे लगता है कि वो दिन अब लद गए हैं। वी विल बी बैक टू बेसिक्स। बॉन्ड्स, इक्विटीज, कमोडिटीज के बीच में 2-2.5 साल का गैप रहता है। तो बॉन्ड्स स्टॉप्ड आउट इन 2022, वहां बॉन्ड्स का टॉप हो गया। 4 साल हो गए यूएस बॉन्ड्स को टॉप किए हुए, आई थिंक 3-4 साल हो गए। इक्विटीज अभी अपने फाइनल टॉप के आसपास है वर्ल्ड में, जहां मेरा अभी भी मानना है कि डाउ भी कहीं अपना फाइनल टॉप ही बना रहा है। निफ्टी का कहीं बन चुका है, सपोज अगर मानते हैं तो, जिस तरह से चल नहीं पा रहा है। तो आई थिंक अब इक्विटी का नंबर लग गया टॉप का। इक्विटी को गिराने के लिए क्या चाहिए और बॉन्ड्स को बेस आउट करने के लिए क्या चाहिए? एक शार्प कमोडिटी रैली, जहां बॉन्ड्स बेस आउट होंगे, कमोडिटीज टॉप आउट करेंगी, उस समय इक्विटीज गिर रहा होगा। तो वो सेटअप में मुझे लगता है कि इक्विटी का एक रिस्क विंडो खुल गया है। अब वो ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, तो कभी-कभी 2-3 महीने आगे पीछे, अब ये 12-13 हफ्ते निफ्टी यहाँ निकाल देगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हो रहा है तो हो रहा है, तो हम बाजार के फॉलोअर हैं, हम बाजार को डिक्टेट थोड़ी ना कर रहे हैं। नोबडी अलोन कैन डिक्टेट द मार्केट। तो आप लॉन्ग रन में बाजार को कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक आध एक्सपायरी संभालनी है, 4 हेवी वेट्स इधर, 4 हेवी वेट उधर, वो सब चलता है। थोड़ी-सी क्वार्टरली बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग, एनएवी बाइंग, वो सब ठीक है 2-4 दिन के लिए। बट एक लॉन्ग डेटेड ट्रेंड को आप ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो वो जो बनाएगी वो बनाएगी, वो जब टॉप आउट होगी टॉप आउट होगी, वो जब बॉटम आउट होगी बॉटम आउट होगी। उस पूरे सिलसिले में मुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तो 2 साल से नेगेटिव लग ही रहे हैं। एंड अभी तक उस व्यू को चेंज करने का कोई कारण ही नहीं दिख रहा है। सबको अब दिखने लगा है कि कहीं ओवरऑल अब गेम बिगड़ता जा रहा है, गेम हाथ से छूटता जा रहा है। और जितना आप रेत को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिस्टम कोशिश करेगा ये संभालने की, ये लाने की, वो बैलेंसिंग करने की, जितना आप रेत को पकड़ेंगे मुट्ठी में टाइट ना, उतनी रेत आपके हाथ से फिसलेगी। कुछ भी कर लीजिए, जो होना है बाजार वो करके जाएगा अपना। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहने में, ड्राई पाउडर बैठ, फिर अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, थोड़ा अलर्ट रहने में, थोड़ा ड्राई पाउडर बना के रख लेने में, 2 साल से तो अभी तक भगवान की दया से जो बोल लोगों को समझा रहे हैं, काम आ रहा है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आगे भी काम आएगा और जहाँ पे फाइनल एक पैनिक बॉटम बनेगा कोविड जैसा। कोविड में भी जैसे बाय बोला था आपके चैनल पे, वैसे दोबारा बाय बोलने की कोशिश करेंगे। हमें कोई बाय करने से कोई लड़ाई नहीं है, आईटी में बाय है हमारा। बाकी कमोडिटीज़ में सारा बाय ही बोल रहे हैं। खाली इक्विटीज़ में रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है, इसलिए सेल बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। जी। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि रुपए की ये हाईएस्ट वीकेस्ट एवर वीकली क्लोजिंग है, जो एक चिंता का जी, कारण बिल्कुल। है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये सरवेन जी का डिस्क्लेमर है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये इसलिए दिखा दिया जाता है आपको कि जिससे कि आप अपने राय अपने आप बनाएं। उसमें हम केवल एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहे हैं। तो सरवेन, कुल मिला के राय ये बन रही है कि जी, कई हफ्तों के स्ट्रगल के बाद मार्केट जिस जंक्चर पे खड़ा है, वहां से आगे का रास्ता उसके लिए अगले बुधवार से तय होगा कि वो क्या कर रहा बिल्कुल। है, और उसके हिसाब से फिर मार्केट राय बनाएगा। और करेंसी एक चिंताजनक चौराहे पर आ गया है। अब वो दाएं टर्न लेगा जी। कि बाएं, ये हमको पता नहीं है, अगले हफ्ते पता चलेगा। और क्रूड नहीं, की हम लोगों ने मेरा डिस्कशन टर्न तो की क्लियर है। थी। मेरा टर्न तो ऊपर वाला ही है। उसको आप चाहे दाएँ बोलिए, चाहे बाएँ। मेरा टर्न तो ऊपर की तरफ ही है, करेंसी में। मैं ओके, तो सीधा डायरेक्शन चूज़ जाएगा करता हूँ। अभी। देखिए, मैं फेंस सिटर बहुत लाइफ में, देखिए फेंस सिटर होता हूँ, बट फेंस सिटर होके पैसे नहीं बनते हैं। आप फेंस पे बैठ के ना पैसे नहीं बना सकते। कहीं न कहीं हम्म, आपको एक कैंप में कूदी मारनी ही पड़ेगी, चाहे गलत जाए, चाहे सही। तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि किसी एक कैंप में रहने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल करेंसी के ऊपर वाले कैंप में हूँ कि करेंसी 100 पार जा रही है। जी, और अच्छा, 90 टू मैं 80 पे ट्रेलिंग। जी, एक सवाल का जवाब दिए। एक दर्शक ने पूछा था कि आप 2 4 जी। 8 बोलते रहते हैं, वो क्या है? नहीं, देखिए 2-4-8 जो है ना, जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बिज़नेस साइकिल, एक आइडियलाइज़्ड बिज़नेस साइकिल जो होती है, और ये कई सारे स्टैटिस्टिकल चीज़ों में भी प्रूव हो चुकी है कि भाई एक आइडियलाइज़्ड बिज़नेस साइकिल 7 से 8 साल की होती है। फिर रेडियो हम्म, एक्टिविटी अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, 8 की हाफ साइकिल 4, 4 की हाफ साइकिल 2, तो 8, 4, 2 यहाँ से आ जाता है। आप सेंसेक्स निफ्टी के चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको ये 2, 4, 8 वाला गेम अपने आप दिखने लगेगा। हर 2 साल, 4 साल, 8 साल पे ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं, आपको एक अच्छा लो या हाई मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये 44 साल का सेंसेक्स का डेटा सबकी आँखों के सामने है। देख लीजिए, खाली सेंसेक्स में क्यों, डाउ उठा के देख लीजिए, 8 साल की साइकिल दिखेगी, निक्केई उठा के देख लीजिए, 8 साल, 4 साल की साइकिल दिखेगी। सेंसेक्स उठा के देख लीजिए 2-4-8 बहुत ही क्लियर दिखेगा, क्योंकि हम एक डेवलपिंग मार्केट थे शुरू-शुरू में, तो हम थोड़ा-सा ज़्यादा हाई बीटा थे, तो हम 2 साल में कुछ ना कुछ करेक्शन कर लेते थे। जो थोड़े से मैच्योर मार्केट है, वो साइकिल को थोड़ा लंबा खींचते हैं 4, डाउ जैसा एक और सुपर मैच्योर मार्केट है, उसकी साइकिल थोड़ी लंबी खींच जाती है 8। बट कोई भी एसेट क्लास उठा लीजिए, 8, 4 और 2 साल की साइकिल आपको दिखेगी। तो मैं वही बोलता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म पिज़्ज़ा 8 साल का, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो 8 साल की तेज़ी बोली थी। उसको 4 साल में तोड़ के खाएँगे, उस 4 साल को भी 2 साल में तोड़ के खाएँगे। तो ये आइडिया रहता है कि 6-6 महीने के आपको व्यू बन 1-2 साल का पिज़्ज़ा पकड़ना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं, खाना है। फिर 2 खा लिया तो बचा, फिर अगला 2 साल उसके 4 टुकड़े करने हैं और खाने की कोशिश करनी है। शायद 2 मुँह में जाएँ, शायद 3 जाएँ, 1 में स्टॉप लॉस हो जाए, कभी 2 में हो जाए, चलेगा, कभी 3 में हो जाए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर अगला 2 साल, फिर अगला 2 साल, फिर अगला 2 साल। सो जब आप ऐसे करेंगे ना लाइफ में, हुँ, तो तो इसको बोलते हैं ये पूरा एक सिस्टम जी। है जो मैं सिखाता हूँ, कि एक पूरा सिस्टम हुँ, है, इसको कैसे आप इलेट काउंट पे बिठा के कैसे इसको आप परोसेंगे अपने लिए ना, सबको अपने लिए परोसना है। मैं पूरे देश के लिए तो परोस के दे ही रहा हूँ, हम लोग जितना दे पा रहे हैं, जितना कंप्लायंस के दायरे में रह के दे पा रहे हैं, उतना तो परोस रहे हैं। बाकी हर आदमी को अपनी खुद की मेहनत करनी है। मतलब फ्री में तो इससे ज़्यादा परफेक्ट। नहीं मिल सकता है ना। जी, जी, अच्छा, जाते-जाते शो खत्म करते-करते एक चीज़ शेयर करूँ अपने दर्शकों के साथ कि जी, आज मैं एक व्यक्ति से मिला था जो है तो वैसे बड़े बिज़नेसमैन वो, लेकिन वो बहुत जी, बड़े इन्वेस्टर भी हैं। तो मैंने ओके, इनसे पूछा कि भाई क्या मूड क्या है, रुख क्या है मार्केट में? तो उन्होंने जो 2 बातें बताई वो दोनों बड़ी टेक अवे वाली। एक तो उन्होंने ये बताया कि अभी तेज़ी जो अभी हो रही है, लेटेस्ट हुई है पिछले 1-2 महीने में, उसमें वो हुँ, सेक्टोरल चर्निंग कर रहे हैं कि जिन सेक्टर में उन्होंने पहले माल लिया था, वहाँ से बेच के नए सेक्टर आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे ले रहे हैं। तो सेक्टोरल चर्निंग आपको दिखेगी मार्केट में, इसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। तो जो ज़्यादा चले वो गिर सकते हैं और जो नए हैं वो चलेंगे। दूसरी बात जी, उन्होंने कही कि ग्रोथ रेट हमारी अच्छी है और ग्रोथ रेट चल रही है, इसलिए मुझे मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन अभी जो हाल-फिलहाल में खूब मार्केट में उठा-पटक हो रही है, इसमें चर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी। तो कई बार आपको फँसने का खतरा रहेगा कि आपने मान लो एक्स वाई जेड सेक्टर बहुत चल रहा है, बहुत बढ़िया है, नैरेटिव्स बन रहे हैं उसके और आप उसमें घुस गए, तो यही लोग जिनसे मैं बात करके ये निकल रहे होते हैं इधर से। तो दर्शकों जी। को थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़े लोग कर क्या रहे हैं इस समय। तो ये मैंने कहा शेयर कर कंसेंसस दूँ। जी, कंसेंसस इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। कंसेंसस जहाँ पे खत्म होता है, मतलब जहाँ पे पूरा बन जाता है, वहाँ से बिगेस्ट हुँ, डिसअपॉइंटमेंट आते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप कंसेंसस में फँसते हैं ना, तो अपना एग्ज़िट प्लान बहुत क्लियर रखिए। क्योंकि आपको निकलने का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत क्लियर और डिफाइंड और टाइट होना चाहिए। क्योंकि कंसेंसस ट्रेड में अगर आप फँस गए गलत टाइम पे ऊपर के भाव से, फिर आपको 2 ढाई साल निकलने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे प्रोबब्ली पहले अभी देखिए, पहले इसके पहले डिफेंस में लोगों के साथ हुआ, फँसे तो फिर काफ़ी या रेलवे के स्टॉक्स में हुआ, फँसे तो काफ़ी 50-50% ड्रॉडाउन्स आए। मतलब काफ़ी सारे स्टॉक्स जब हम टीवी पे डिस्कस करते थे। तो कंसेंसस इज़ ऑलवेज़ अ वेरी डिफिकल्ट एनिमल। अ, मज़ा तो उसी में आता है, क्योंकि चल रहा होता है तो लगता है अरे भाई कितना आराम से पैसा बन रहा है फटाफट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसे बन रहे हैं। बट जहाँ से डिसअपॉइंटमेंट आते हैं ना, तो आपको बहुत अलर्ट हुँ। रहना पड़ता है। आपका आपका एग्ज़िट प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसेंसस ट्रेड करने में, बट विद अ क्लियर डिफाइंड एग्ज़िट प्लान। जी, बिल्कुल, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि अगले हफ्ते बहुत बड़े-बड़े जो रिजल्ट वीकेंड के दौरान आए, इन सब पर रिएक्शन होगा, डायरेक्शनल मूव मार्केट लेगा। तो नज़र रखे रहेंगे, फिर अगले हफ्ते देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। तो अगले शनिवार को हम लोग फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए चैनल के साथ और ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं से फ़ायदा उठाइए।